नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। वक्त है आपका शहर आपकी खबर का। इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौतों के बाद भी भोपाल नगर निगम ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया। घोर लापरवाही देखकर यही लगता है कि नगर निगम 30 लाख राजधानी वासियों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। हैरत की बात यह है कि भोपाल में नगर निगम का ड्राइवर पानी के क्लोरीन को चेक कर रहा है, तो वहीं कमजोर नजर वाला लैब असिस्टेंट अशोक विश्वकर्मा वाटर सैंपल टेस्ट कर रहा है। राजधानी के 15 फिल्टर प्लांट केवल 4 केमिस्ट के भरोसे हैं। बुधवार को ड्राइवर जांगड़े ने टीटी नगर और रोशनपुरा से पानी के सैंपल लिए। इस मामले में निगम के जिम्मेदार सफाई दे रहे हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का कहना है कि पानी की सैंपलिंग कोई भी ले सकता है और अशोक सैंपल टेस्ट नहीं करते, बल्कि वो केवल लैब में बैठे रहते हैं। तो इंदौर में 15 लोगों की मौत हो गई। राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि भोपाल निगम, नगर निगम कुछ भी करने के लिए तैयार है, थोड़ा सा भी सतर्क होने के लिए तैयार है। कितनी घोर लापरवाही यहां सामने आई है। आबादी है 30 लाख। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ में है, उनसे जानकारी लेंगे। सर, इंदौर में 15 लोगों की मौत हो गई और समझ में नहीं आ रहा है कि भोपाल नगर निगम अभी भी सतर्क नहीं हुआ है, और हमने तो खबर में बताया कि ड्राइवर सैंपलिंग कर रहा है। सर, तो ये इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिल्कुल, देखिए सवाल यही उठता है कि आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता। पहली बात तो हादसे होने ही नहीं चाहिए, और होने के बाद भी अगर सबक नहीं लिया जाता तो इससे बड़ी लापरवाही शायद ही कोई होगी। किस हद तक की लापरवाही है भोपाल में, इसके सारे की सारे जो प्रमाण हैं वो नजर आते हैं। वैसे भी भोपाल नगर निगम के संदर्भ में यही कहा जाता है कि वो भगवान भरोसे ही चलता है। आए दिन इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, और अब आप देखिए कि हादसा हुआ इंदौर में, उसके बाद 3 दिन हो गए हैं। तीसरे दिन भी यहाँ कहीं पर ड्राइवर सैंपलिंग कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नगर निगम शाम को 3 दिन 72 घंटे बीतने के बाद एक बैठक करता है और फिर तय करता है कि व्यवस्था कैसी बदली जाए। तो ये सब तरीके बताते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही की हद जो है वो पार हो रही है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इंदौर में जैसा हादसे के बाद एक्शन हुआ, यहाँ पे लापरवाही के लिए कोई हादसा हो उसके पहले बड़े एक्शंस की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ सामने नजर आ रहा है कि किस हद तक की लापरवाही भोपाल नगर निगम में भी हो रही है। जी बिल्कुल अनुराग जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका, और आप बने रहिए अगली खबर के लिए हमारे साथ में, हम आपसे जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने देश के सबसे स्वच्छ शहर की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, और यह पूरा मामला सरकार और व्यवस्था के लिए शर्मनाक है। उमा भारती ने महापौर के बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि व्यवस्था नहीं चली तो पद पर रहते हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे। उन्होंने दोषियों को अधिकतम दंड, पीड़ितों से माफी और इस पाप का घोर प्रायश्चित करने की मांग की। और लगातार अनुराग जी हमारे साथ में बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अनुराग जी, देखिए 2-2 लाख रुपए की घोषणा हुई है। जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है सर, उनकी मंथली सैलरी 2 लाख रुपए से ज्यादा होती है। समझ में नहीं आ रहा है इतनी ज्यादा असंवेदनशीलता कैसे दिखा सकती है सरकार। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक हद हो गई है इस तरीके की कि जिस तरह से 2-2 लाख रुपए की घोषणा की जाना, उसके बाद में महापौर का ये कहना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मेरी कोई बात नहीं सुनी जाती थी, सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि महापौर आप बने ही क्यों। या तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, या हादसे के पहले ये बात उठानी चाहिए थी, ये सवाल उठाना चाहिए था। इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इतनी मौतें हो जाती है, और उसके बाद इतना हास्यास्पद बयान जब महापौर देते हैं। और यही कारण है कि उमा भारती का गुस्सा साफ तौर पे जायज है। यही एक अच्छी और बड़ी बात है बीजेपी की सीनियर लीडरशिप की, कि वो
कड़वा सच बोलते हैं, खास तौर पे उमा भारती जैसी नेता। और एक बार फिर निश्चित रूप से जब इस तरीके की तकलीफ कहीं ना कहीं उनके मन को हुई, जब उन्होंने देखा कि किस तरह की बयानबाजी हो रही है, किस तरह की बात हो रही है और किस तरह की लापरवाही हो रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए जिम्मेदार तैयार नहीं है, तब देखिए उन्होंने किस तरह से साफ शब्दों में और कड़वे शब्दों में महापौर को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की है या एक तरह की हिदायत दी है। बड़ी बात तो ये होती कि महापौर खुद इस बात की जिम्मेदारी लेते और इस्तीफा दे देते, क्योंकि ये घटनाक्रम बहुत छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा घटनाक्रम है। 15 मौतें हुई हैं और पूरी तरह लापरवाही इसमें उजागर हुई है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन महापौर की भी नैतिक जिम्मेदारी इसमें साफ तौर पर बनती है। जी बिल्कुल अनुराग जी, आप बने रहिए हमारे साथ में अगली खबर के लिए। तो देखिए आपने कि महापौर का ये असंवेदनशील बयान और पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद अपनी ही सरकार को आईना दिखा दिया। आगे बात करेंगे। भोपाल के ईरानी डेरा अमन कॉलोनी के प्रमुख कुख्यात राजू ईरानी और उसके गिरोह के 5 सदस्यों की तलाश में 6 राज्यों की पुलिस ने भोपाल में डेरा डाल रखा है। इसी के साथ भोपाल पुलिस ईरानी डेरा को अपराधियों को संरक्षण देने वाले तमाम राज्यों में मौजूद उनके करीबियों का डेटा तैयार कर रही है। गिरफ्तार ईरानी गैंग के सदस्यों से उनके काम करने के तरीके, संरक्षण देने वाले और अन्य राज्यों में रहने वाले उनके रिश्तेदारों की जानकारी पुलिस ने हासिल की थी। भोपाल के ईरानी गैंग के सदस्य वारदातों के बाद प्रमुख रूप में से नर्मदापुरम, देवास, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, छत्तीसगढ़ जैसे जगहों में फरारी काटने जाते हैं। इसी प्रकार उनके अन्य राज्यों में रहने वाले रिश्तेदार वहां वारदातों के बाद भोपाल की अमन कॉलोनी में फरारी काटने आते हैं। अनुराग जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी, ये तो आपसे समझना चाहूंगा कि पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है वो तो ठीक है, दूसरे राज्यों की पुलिस आई हुई है, ईरानी डेरे में वो समस्या क्या है कि पुलिस पहले तो कार्रवाई नहीं कर पाती और जब कार्रवाई करती है, अंदर घुसती है तो उस जांच का दायरा बढ़ता चला जाता है। क्या है ईरानी डेरे में, क्या है, क्या वहां के लोग आरोपियों को संरक्षण देते हैं, क्या वाकई उन लोग उनको छुपाते हैं क्या? देखिए, आप जब खबर पढ़ रहे हैं तो अभी समझ गए होंगे कि किस तरह का ये पूरा की पूरा ईरानी डेरा है। अगर इस ईरानी डेरे की बात करें तो ये बिल्कुल मध्य प्रदेश में दूसरी बार सवाल खड़ा करता है, मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पे, मध्य प्रदेश की तमाम सरकारों पे, एक सरकार पे नहीं तमाम सरकारों पे, क्योंकि ये आज का नहीं है, 3 दशकों का है। जब सारिक मछली के संदर्भ में घटनाएं उजागर हुई तब भी इसी तरह के फिल्मी तर्ज के संगठित अपराध का खुलासा हुआ था और यहाँ पर भी 6 राज्यों की पुलिस को आना पड़ता है। नशे के व्यापार के संदर्भ में कई बार खबरें आई कि ईरानी डेली से संचालित होता है, इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आए, ट्रांजैक्शन सामने आए, पैसा किस तरह से आता है, राजू के संदर्भ में पूरी जानकारियां सामने आई, लेकिन बेबस नजर आई हमेशा भोपाल पुलिस। कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई तब माना गया कि शायद अब यहाँ पर इस आपराधिक गठबंधन का कहीं ना कहीं उसको तोड़ा जाएगा, कार्रवाई होगी, तब भी नहीं हुई। अभी भी अगर आप देखिए आज पूरे दिन की सर्चिंग हो चुकी है और अलग अलग राज्यों की पुलिस यहाँ आ चुकी है, लेकिन अभी भी लाइन ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के नाम साफ तौर पे बतौर अपराधी दर्ज हैं। सबसे पहले उन पे कार्रवाई होती है और उनको तोड़ने की कोशिश होती है। तोड़ने की कोशिश का मतलब ये होता है कि उनसे बातें उगलवाने की कोशिश होती, कुछ सबूत इकट्ठा किए जाते और इस पूरे की पूरे ऑर्गेनाइज क्राइम को एक बार में साफ करने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। देखना यह होगा कि जब अलग अलग राज्यों की पुलिस है तो कितना दबाव बनता है और उस दबाव के बाद में क्या अगला कदम मध्य प्रदेश पुलिस का होता है। जी बिल्कुल अनुराग जी, सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखते हैं कि अब आखिर होता क्या है। ये जो इस बार कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई वाकई इसका जो स्तर है वो बड़ा है, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार कार्रवाई होगी और निर्णायक कार्रवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं खबर आपको निवाड़ी से, जहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता महिलाओं के खाने और वार्ड की साफ सफाई को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई। निवाड़ी एसडीएम के अस्पताल निरीक्षण के दौरान यह खुलासा हुआ। महिलाओं को पौष्टिक भोजन के नाम पर सिर्फ दाल रोटी दी जा रही है, हरी सब्जी और मेवा, लड्डू, दूध नहीं दिया जा रहा है। वार्डों में गंदगी का आलम भी देखने को मिला। इसके बाद एसडीएम ने व्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी जाहिर करते हुए स्टाफ को फटकार लगाई। हालांकि देखना यह होगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं में सुधार कब होता है। खाना नहीं बनाया आपने? कितनी देर है? शुरुआत नहीं हुई। 12 बजे दो। 12:15 हो गए, 15 मिनट सब कुछ बना के दे दोगी?
जल्दी बन जाता है टाइम नहीं लगा इसलिए कि वो आ रही है बाजार सब्जी नहीं है यहाँ पे, उनके लिए कहाँ क्या मेवे में क्या देती हो उनको? गुड़ कहाँ है तो क्या देते हो उनको? बिना घूमने वाला देश काहे के कौन कहाँ से है मेवे तो के कहाँ है वो? नहीं मैं कब खत्म हुआ गुड़? 2-4 दिन हुआ और खाना कितने बजे तक मिल जाना चाहिए? खाना इनको 11-12 बजे तक सप्लाई कर दो। कितने बज रहे हैं? खाना नहीं बनाया आपने? कितनी देर है? अभी तो शुरुआत नहीं हुई। और हमारे साथ में संवाददाता हेमंत गोस्वामी हैं, इस पर अधिक बात करने के लिए उनसे जानकारी लेते हैं। हेमंत, एसडीएम का निरीक्षण तो हुआ और हमने देखा कि जो भोजन बना रही है वो निरुत्तर है, कोई उत्तर नहीं है। जो सवाल उसके ऊपर उससे पूछे जा रहे हैं तो कब से ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि निरीक्षण करने के लिए एसडीएम पहुंच गए तब ये बात पता चल गई, लेकिन ये कब से चला आ रहा है? ये मामला, ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य निवाड़ी है, ये काफी समय से कई बड़े घोटालों में और कई विवादित चीजों में हमेशा चर्चा में बना रहता है। और कल अचानक जब 11:15 बजे के करीब एसडीएम मनीषा जैन जो है निरीक्षण करने पहुंची तो उन्हें पूरा किचन खाली मिला वहां पर लगभग। और जो प्रसूताएं थी उनको 12 बजे तक किसी डिलीवरी वाली लेडी को अगर आप खाना नहीं देंगे तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है व्यवस्थाओं पर शासन की। तो वो निरुत्तर थी। और जो प्रसूताएं होती हैं उनको गुड़ भी दिया जाता है, तो वो वीडियो में कहते नजर आ रही है कि करीब 4-5 दिन से गुड़ भी उपलब्ध नहीं करा गया है उसको। तो ये काफी विवादों का विषय रहा है। गुड़ उपलब्ध नहीं था तो उन्होंने कोई चिट्ठी वगैरह कुछ लिखी थी कि नहीं अपने सीनियर को? जी, उसने अपने संबंधित अधिकारियों को बताया है। और जो वीडियो में सामने एसडीएम साहब के सामने जो अधिकारी खड़े हैं वो मलारिया है जो इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं। और कई चीजें होती हैं जो इन्हीं के अंडर में आती हैं, सामान सप्लाई करवाना, उपलब्ध कराना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली और एसडीएम को खड़ा कर दिया उनके सामने में। एसडीएम अचानक औचक निरीक्षण के लिए पहुंची तो वो कई लंबे समय से शिकायत आ रही थी, प्रसूताओं ने भी उनको शिकायत करी, तो वो अचानक वहां पहुंची बिना उनको बताए, जो वहां के मलारिया जी बीएमओ हैं। और अचानक जब खुला तो पूरी व्यवस्थाओं की पोल उनके सामने धीरे धीरे खुलती चली गई। अच्छा, तो ठीक है, आपने बताया कि कल पहुंची थी, अब तो पूरा दिन बीत चुका है, कोई व्यवस्था में सुधार आया है कि नहीं हुआ है? हाँ, हालांकि आज राशन पानी की व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त कर दी गई हैं ताकि और कोई बड़ा अधिकारी वहां ना पहुंच पाए। और देखना है कब तक इन लोगों को उपलब्ध कराया जाता है और बिल्कुल साधन और आगे। बिल्कुल, जानकारी के लिए हेमंत जी बहुत धन्यवाद आपका। हेमंत, तो देखा आपने, हालांकि एक दिन हो चुका है तो व्यवस्थाओं में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि ये सुधार जो है वो लंबे समय तक रहेगा। हालांकि अगर आ जाए तो ये तो प्रसूता महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है ही। हालांकि ये उनका अधिकार है, ये कोई उनके ऊपर एहसान नहीं है, उनका अधिकार रहेगा। चलिए जबलपुर लेकर चलते हैं आपको। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं बता रहे हैं आपको। परमात्मा ने निश्चित किया है, लेकिन हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय नियत किया गया है वो हमको कदम कदम पर हरेक के जीवन के अंदर, ये हमारा शरीर वास्तव में भगवान ने विराट शरीर दिखा करके अर्जुन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास भी किया। लेकिन वाकई में गीता जी और भगवान के उस प्रसंग को हम उनकी लीला ही मान लेते हैं कि भगवान ने प्रसंग तो अर्जुन को सामने रखा है, लेकिन संजय को दिव्य दृष्टि पहले दे दी और दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र को सुनाते सुनाते वास्तव में इस अंधी दुनिया के आंख खोलने का काम भगवान कृष्ण ने किया है। उनके अपने मुखारविंद से सभी ग्रंथों को निचोड़ के रूप में दा करके हम सब जानते हैं इस बात को। मोह में, पुत्र मोह में, तमाम प्रकार के आकर्षण विकर्षण के बीच अंतर्द्वंद से उलझावा वो खराब समय का सबसे बड़ा शासक, जिनको हम कौरव के राजाधिराज के नाते से जानते हैं, लेकिन उनके मोह के बाद भी जीवन उसी प्रकार से हमको इसी तरह से लेना चाहिए जैसे भगवान कृष्ण के जीवन को हम समझने का प्रयास करेंगे। भगवान का स्वयं का जीवन भी हम कई बार कष्टों से घबरा जाते हैं, हमारे मन में कष्टों से कई बार मन में ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा कष्ट किसने उठाए होंगे,
लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन के काल को देखोगे तो ध्यान में आएगा कि भगवान ने स्वयं ने, और केवल भगवान नहीं, भगवान के प्राकट्य के पहले भी भगवान के माता पिताओं ने भी कितने कष्ट उठाए। कभी कल्पना कर सकते हैं कि जिनके माता पिता के पुत्र पुत्रियों के भगवान के पैदा होने के बाद जेल के अंदर आंखों के सामने एक बालक 9 माह में माँ बाप की जीवन की सबसे बड़ी धरोहर करके अपने पुत्र के पुत्री का जन्म होता है, और भगवान के प्रकट होने के पहले ही उस मांस के एक तरह से लोथड़ा है और उसको पैदा होते ही उनके सामने नारियल की तरह पटक करके जो खून का फव्वारा छूटता और जैसा दृश्य होता है, वाकई में वो दृश्य की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन भगवान के प्राकट्य की कितनी बड़ी कीमत चुकाते। वसुदेव देवकी को भी प्रणाम करता हूं आपके सबके माध्यम से। माँ बाप हो तो अनजाने तो आप सुन रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, रामायण कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस है। रामकथा के वैश्विक पहलुओं पर चर्चा हो रही है। माँ बाप हो तो कैसे माँ बाप हो, अपने बच्चों के उस प्रकार के भाग्य के लिए बहुत सारी लंबी कहानी कह सकते हैं, लेकिन भगवान ने अपने जन्म के साथ मित्रता का उदाहरण भी दिया है। अभी हम किसी से पूछो भगवान कृष्ण के काल को सामने रखते हुए कि माँ और बेटे का संबंध सबसे अच्छा कौन सा होना चाहिए, तो कोई भी 1 मिनट में किसका बताएगा? यशोदा मैया का और नंद बाबा का बताएगा। लेकिन यशोदा मैया और नंद बाबा ने कितनी कीमत चुकाई है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। हम सबको मालूम भगवान कृष्ण का तो जन्म जेल में हुआ, और जेल में जन्म होने के बाद भी जब 7 बच्चे इधर उधर करते करते लगातार बलिदान हुआ है, ऐसे में भगवान कृष्ण का जीवन बचाना अत्यंत कठिन था। और उस कठिन काल में राकेश जी कल्पना करो कैसा युक्ति बुद्धि से प्रयत्न हुआ होगा कि वसुदेव देवकी के साथ साथ उनके मित्र हैं नंद बाबा और यशोदा मैया, एक समय में दोनों के यहाँ संतान हो रही, और मित्रता को निभाने के लिए, मित्र के बच्चे को बचाने के लिए, भगवान कृष्ण के जीवन के लिए नंद बाबा यशोदा कितना बड़ा त्याग करते, अपनी पुत्री को उनको देते हैं और उनके पुत्र को अपने पास लेते हैं। और हम सारे संत वृंद बैठे, माफ करना मेरा क्षेत्र तो राजनीति का है, लेकिन केवल ये प्रश्न के उत्तर हमको नहीं मिलते कि यशोदा मैया नंद बाबा ने जो अपना त्याग किया, अपने बच्चे को कहाँ दिया है और उसका क्या हुआ मालूम है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण को अपनाया, अपने जीवन में कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कृष्ण भगवान यशोदा मैया के बेटे नहीं है या नंद बाबा के बेटे नहीं है। कितना अद्भुत हमारा ये संस्कार उस काल में दिया है। ये हमारे अपने उस काल की ऐसे रहस्यों से लगा करके, भगवान कृष्ण के बाल्यकाल में तो उनको ध्यान नहीं आया होगा, लेकिन बाद के काल में तो ध्यान में आया ही होगा ना, कि हमारे जब आपने कंस को मारने के बाद उनका परिचय तो वहाँ हुआ कि वसुदेव देवकी तो यहाँ थे। अब भगवान को कहने के तो ध्यान में आया होगा कि फिर ये यहाँ माता पिता है तो वो कौन है? यशोदा, नंद मैया, नंद बाबा, जिनके बिना तो कृष्ण भगवान के लिए उनका माखन से लेके सारी वृंदावन गोकुल की लीलाओं का घटनाक्रम, दुविधा के साथ भगवान के मन में एक भाग्य भी है और एक थोड़ा कष्ट भी है कि एक साथ 2 माता पिता दोनों अपने अपने जीवन की पराकाष्ठा कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने दोनों को निभाया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। जबलपुर में पहुंचे हैं रामायण कॉन्फ्रेंस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीवा से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। चोरी के आरोपी की खंबे में बांधकर पिटाई की गई है। देर रात 6 दुकानों में चोरी की थी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। गढ़ थाना क्षेत्र के हिनौती गांव का यह पूरा मामला है। ये देखिए तालिबानी सजा, इसे ही कहते हैं तालिबानी सजा। कहां का मामला है? गढ़ थाना क्षेत्र का है। हिनौती गांव का यह पूरा मामला है। देखिए ग्रामीणों ने चोरी के आरोपी को खंबे से बांधकर पिटाई की। आप पुलिस को सीधा हवाले कर देते, कानून आपने हाथ में क्यों ले लिया? देर रात 6 दुकानों में चोर ने चोरी की थी। बृहस्पतिवार का
दिन था, हम लोग बंद करके दुकान घर चले गए। फिर करीबन 2-2:30 बजे रात में ये लोग ताला तोड़े हैं और एक पकड़ा भी गया था। क्या नाम है उसका जो पकड़ा गया है? विपिन। सगरी से निकाल सबके खान के निकाले हैं। अगली बगली देखी ना सर। सब पूरा फैलाए रहे हैं। कौन कौन था चोरी करने में? एक आदमी रहा। कौन पकड़ा गया है? प्रिंस चौबे पकड़ा गए हैं। और कौन कौन थे? फरार हम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।